हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम जहांगीर तक देख चुके थे। जहांगीर के कार्यकाल की जितनी घटनाएं थी, जो युद्ध थे, अभियान थे, जो जो काम किया था, सब कुछ देख चुके थे। ठीक है। अब जहांगीर का पुत्र जो है शाहजहां, वो गद्दी पे बैठेगा। तो उसके बैठने से पहले कुछ और घटनाएं घटित हुई, वो सारी चीजें देखेंगे। आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले, पहले उसको देख लेते हैं। शाहजहां को देखेंगे 1627 से 1658। फिर उत्तराधिकार का संघर्ष, शाहजहां के पहले उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ है और शाहजहां के बाद भी होगा, तो वो देखेंगे। शाहजहां की धार्मिक नीतियां देखेंगे कैसी थी। फिर आएंगे आपके औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ठीक। इसके समय के प्रमुख विद्रोह देखेंगे, अभियान देखेंगे। चूंकि देखो, जैसा मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक आपका सल्तनत काल में था, एमबीटी। इसके समय में साम्राज्य की सीमा सर्वाधिक ज्यादा फैली हुई थी और सर्वाधिक विद्रोह भी हुए। सेम औरंगजेब के काल में होगा। औरंगजेब के समय में साम्राज्य की सीमा सर्वाधिक विस्तृत रहेगी, तो सर्वाधिक विद्रोह भी होंगे। तो प्रमुख विद्रोह देखेंगे, प्रमुख अभियान देखेंगे, औरंगजेब की धार्मिक नीति देखेंगे जो कि कट्टरवाद वाली रहेगी। स्थापत्य कला भी देखेंगे, मुगल काल में किसके काल में क्या क्या बना, क्या नहीं बना। तो बहुत सारा डिटेल इस वीडियो में होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शाहजहां। तो जहांगीर के और भी पुत्र थे। एक शहरयार था, ठीक, जो नूरजहां का बहुत प्रिय पुत्र था। तो शाहजहां 1627 से 1658 तक शासक बना, लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि शहरयार ने क्या किया, नूरजहां की सहायता से लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। देश की राजधानी दो जगह ही मेनली बननी थी उस टाइम पे। ठीक है। एक होता था आपका आगरा और दूसरा होता था लाहौर, और कुछ लोग दिल्ली। इस प्रकार से राजधानी चेंज होती रहती थी, शासक को जो पसंद आ जाए वो राजधानी। तो इस बंदे ने क्या किया, नूरजहां की सहायता से लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। आसफ खां ने खुसरो के पुत्र, जो खुसरो था उसके पुत्र दारब बख्श खां को आगरा में बादशाह घोषित किया। अब ये क्या, बलि का बकरा बनेगा। ठीक है। तो आसफ खां ने इसको भी घोषित कर दिया कि ये भी बादशाह है। ठीक। शाहजहां ने शहरयार और दावर बख्श व मुगल परिवार के सभी पुरुष सदस्यों की हत्या करवा दी। शाहजहां ने क्या किया, इन सबकी हत्या करवा दी, क्योंकि जो मैंने बोला कि उत्तराधिकार का संघर्ष होता था और सब चाहते थे कि वो शासक बने। तो बाप के विरुद्ध भी विद्रोह करने से या उनको मारने से बाज नहीं आते थे। ये तो फिर उनके भाई थे, भाइयों को तो, हर शासक के भाइयों को तो मरना है ही। ठीक है। तो जो दावर बख्श था, इसको इतिहास में बलि का बकरा है, स्केप गोट जिसको बोलते हैं, वो बोला जाता है, क्योंकि ये चाहता भी नहीं था, इसको जबरदस्ती घोषित कर दिया और बाद में मारा गया। खान ने जहां लोधी का विद्रोह 1628 में। आगे आते हैं। खान ने जहां क्या था, मालवा का सूबेदार था। फिर अगला विद्रोह बुंदेला का विद्रोह, जो झार सिंह बुंदेला, ये बुंदेलखंड में हुआ। ठीक है, 1627-28 में। फिर पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ 1631 से 1632 में। पुर्तगालियों ने क्या किया था, इन्होंने हुगली में विद्रोह किया। हुगली कहाँ है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। शाहजहां ने इनका दमन करवाया एवं पुर्तगालियों के सभी धार्मिक स्थलों को नष्ट करवा दिया। शाहजहां ने आगरा के चर्च को भी इसने तोड़वा दिया। आगरा में एक चर्च था तो उसको तोड़वा दिया, क्योंकि इसको क्या हुआ कि इसको लगा कि जो ईसाई हैं वो ज्यादा इधर उधर का काम कर रहे हैं। 1636 में क्या हुआ, अहमदनगर का विलय। तो ये हम लोग मेनली क्या देखे, शाहजहां के कार्यकाल की सारी घटनाएं क्या क्या। अहमदनगर का विलय करेगा, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर देगा ये 1636 में ही। औरंगजेब जहां आरा से मिलने आगरा आया, और जैसे ही ये आगरा आएगा शाहजहां इससे चिढ़ जाएगा। शाहजहां क्या करेगा, औरंगजेब से दक्कन की सूबेदारी छीन लेगा। शाहजहां ने दक्षिण एशिया नीति को अपनाया था, लेकिन स्थानीय लोगों के असहयोग के कारण यह नीति असफल रही। मतलब इसका मेन था कि दक्षिण एशिया में साम्राज्य का विस्तार। ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिला, तो क्या हुआ, यह नीति इसकी असफल हुई। औरंगजेब को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया इसने। फिर दोबारा इसको क्या करेगा, दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर देगा 1653 में। जो मैंने बोला, पुत्र जो होते थे इनके, उनको सूबेदार या गवर्नर बना देता था राज्य का, वो पूरी राज्य की सत्ता पुत्र के हाथ में दे देता। ठीक है। फिर औरंगजेब ने दक्कन में मुर्शिद कुली खां की सहायता से भू राजस्व सुधार किए। ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये क्या करेगा, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा, बंगाल का नवाब रहेगा ये।
बंगाल का नवाब बन जाएगा। इसी के वंशज आगे चल के बढ़ते जाएंगे और बाद में आपका जो सिराजुद्दौला है वो रहेगा और फिर पलासी का युद्ध होगा। तो मुर्शिद कुली खां की सहायता से ये क्या करेगा, भू राजस्व सुधार लागू करेगा। मुर्शिद कुली खां को दक्कन का टोडरमल, जो बोला ना टोडरमल आपका मैन था जो लेखा जोखा ये सब करता था राजस्व के मामले में, तो ये यहाँ के मामले देखता था। शाहजहां ने संगीतकार खुशहाल खां थे, इनको अपने दरबार से निकाल दिया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि शाहजहां के कौन से ऐसे दरबारी संगीतकार। फिर उत्तराधिकार का संघर्ष देख लो। शाहजहां के पुत्रों के बीच में बहुत उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ है, ठीक है। दारा शिकोह थे, शाह सूजा थे, मुराद था, औरंगजेब थे। इन सबके बीच में अभी देखो संघर्ष चलेगा। औरंगजेब छल कपट करके धीमे धीमे सबको मार देगा, खुद गद्दी पे आ जाए। तो पहला युद्ध होगा बहादुरपुर का युद्ध। इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कब क्या हुआ, ठीक है। 1658 में दारा और शाह सूजा के बीच में, ठीक है। इसका सेनापति जयसिंह था और इसका क्या था, सुलेमान शिकोह। यहाँ पे क्या करेगा, दारा जीत जाएगा, लेकिन जीत गया तो एक छोटा सा युद्ध है, खत्म। अगला होगा धर्मत का युद्ध। दारा एक तरफ क्या होता है, दारा रहता है, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद रहते हैं। तो औरंगजेब अपने जो दूसरा भाई है मुराद को बहला फुसला के अपने तरफ कर लेता है, इसको बाधा करता है कुछ देने, बाद में यही इसको मार भी देता है, ठीक है। तो दारा एक तरफ दारा की सेना रहेगी, औरंगजेब मुराद की सेना। इस युद्ध का कोई खास वैसा निष्कर्ष नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें जसवंत सिंह इनकी तरफ से लड़ रहे थे दारा की तरफ। जसवंत सिंह मैंने बताया राजस्थान के थे राजपूत। तो जहां पे जो राजस्थानी सेनापति मिल जाएंगे वहां पे इनकी जीत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं हुआ वैसा। आगे अगला युद्ध होगा सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, ये भी होगा। ये मंथ चेंज होते जाते हैं, बाकी उसी ईयर में युद्ध हो गए। दारा रहेगा एक तरफ, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद रहेंगे। दारा शिकोह जो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा अगर किसको बोलो सहिष्णु शासक यह बनता अगर होता तो ये सभी धर्मों से प्रेम करता था। इसने बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनका अनुवाद कराया, पुराणों का अनुवाद किया, ठीक है। तो यहाँ पे दारा युद्ध हार गया। युद्ध के पश्चात मुराद को भी क्या है इसने बंदी बना लिया, जो औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था उसको भी मार देता। फिर खजुआ नामक एक जगह है बिहार की, 1659 में खजुआ का युद्ध। इस युद्ध में औरंगजेब जीत जाएगा और किसके साथ हो रहा है, शाह सूजा के साथ, और सूजा हार जाएगा। तो सूजा भागकर म्यांमार चला गया और यहाँ पे अराकान योमा की पहाड़ियों में इसकी मृत्यु हो जाती। तो धीमे धीमे करके सबको निपटा रहा वन बाई वन करके, क्योंकि अभी दारा निपटे नहीं, दारा हार तो गया युद्ध लेकिन दारा निपटे नहीं। तो फिर एक और युद्ध होगा दौराई का युद्ध 1659। यहाँ पे औरंगजेब रहेंगे और दारा रहेंगे, ठीक है। तो औरंगजेब यहाँ पे जीत जाएगा, जीत जाएगा। इसके बाद कौन है, शाहजहां है। तो शाहजहां जब वृद्ध हो चले तभी तो ये उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। तो यहाँ शाहजहां को क्या है, बंदी बना के, और बंदी बना के इनको जो दिल्ली का किला है उसमें उस जगह पर रखेगा जहां से ताजमहल दिखता है। और एक सीमित है वो स्थान, देखना वो सीमित बना दिया ऐसे करके। तो वहां पे बैठ के ही वो केवल ताजमहल देखता रहता है, थोड़ा अंदर आ सकता है, ये स्थान है इसका। ऐसा होगा तो आप लोग को फोटो दिखाऊंगा, फोटो मेरे पास पड़ी है, मैं गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, शाहजहां को नजरबंद कर देगा आगरा के किले में। 1666 में इसकी शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पे इस युद्ध के बाद क्या हो गया आपका, औरंगजेब फिर बन जाएगा शासक। क्योंकि ये तो हो गए जो हमने उत्तराधिकार के युद्ध देख लिए, लेकिन औरंगजेब के पहले शाहजहां की कुछ नीतियां देख लेते हैं। शाहजहां ने मंदिर तोड़वाए, धर्मांतरण विभाग की स्थापना की, मुस्लिम लड़की से विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी हिंदू मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं करे। हिंदू किसी मुस्लिम को अपना नौकर भी नहीं रख सकते थे। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सिजदा और पैबोस मैंने बोला पैरों को चूमना और सिजदा करना ये सब, ठीक है। गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगा था अकबर ने क्या है, सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये हिंदुओं की बहुत पवित्र गाय होती है, चलो इसकी हत्या ये हटा देगा। फिर दारा शिकोह के बारे में जान लो, यह एक सहिष्णु व्यक्ति था, ये भी बहुत सहिष्णु व्यक्ति था। इसके अनुसार हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते। इसने भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। इसने 52 जो उपनिषद हैं उनका सिर्र अकबर महान रहस्य, जिसको हिंदी में जिसका अर्थ होता है, इसके नाम से फारसी में क्या किया था, अनुवाद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है कि किस नाम से किया था।
इसने मजम उल बहरैन, मजम उल बहरैन, कहीं पे बहरीन लिखा होता है, दो महासागरों का मिलन, इसका मतलब होता है दो महासागरों का मिलन, क्योंकि फारसी भाषा में हो रहा है। इसकी रचना की थी। कादरी सिलसिला का अनुयायी था। अगर अभी लास्ट में पढ़ोगे आप, सूफी जो है संप्रदाय, उसमें सबसे पहले चिश्ती आएगा, फिर दोसी आएगा, इसके बाद कादरी आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय की बात है, नक्शबंदी आ जाएगा। इसकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, रिसाला ए हकनुमा, हसनात उल आरफीन और तरीक़त उल हकीकत। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। ये दो मजमू उल बहरीन और ये सिर्र अकबर, ये याद रखना, ठीक है। दारा को हुमायूं के मकबरे, जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, उसी में दफना दिया गया, इनके लिए अलग से मकबरा नहीं बना, ठीक। एक चीज और है, ये ध्यान रखो कि जितनी भी ये आप पुस्तकें पढ़ते हो तो जो जो इम्पोर्टेंट है उनको अभी याद करते जाओ। ये पुस्तकों से क्वेश्चंस आपके बनते हैं मिडाई पर के, ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो आपका दारा शिकोह था, एक तो पुराणों का अध्ययन किसने किया था? अल बरूनी। किसके साथ आया था ये? महमूद गजनबी के साथ। दूसरा ये बंदा था दारा शिकोह, जो हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रभावित था, उनका अध्ययन भी किया था और उनका अनुवाद भी किया था। फिर आते हैं औरंगजेब पर। इसका बचपन नूरजहां के पास बीता था, ठीक है। यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 1658 से 1707 तक इसका शासन रहा, ये तो पता है। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर पूरा भारत में जो इनका साम्राज्य फैला था, धीमे धीमे केवल चांदनी चौक और पालम तक सिमट जाएगा, ठीक। इसे शाही दरवेश एवं जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर होता है इनका एक धर्मगुरु, धर्मगुरु नहीं, भगवान के समक्ष मानते हैं, तो जिंदा पीर बोला जाता था इसको। विद्रोह, इसके समय में कौन कौन से विद्रोह हुए? छत्रसाल का विद्रोह हुआ, बुंदेला विद्रोह। इसे चंपत राय ने आरंभ किया, ठीक है, जो बुंदेला विद्रोह था। छत्रसाल ने इसे जारी रखा। बुंदेलों की राजधानी क्या थी? ओरछा, झांसी के पास पड़ता है ओरछा। अगर कोई गया हो तो ये 16 किलोमीटर दूर ओरछा के मंदिर है। बहुत ही एकदम नेचुरल ब्यूटी वाली जगह है, प्लस धार्मिक जगह है ना। ओरछा की मुख्य इमारतें देख लीजिए। राम राजा का मंदिर है यहाँ पे। भगवान राम जो अयोध्या में है, अयोध्या में बाल रूप है भगवान राम का, और यहाँ पे उनका राजा वाला रूप है, तो राम राजा का मंदिर। चतुर्भुज मंदिर है, शारदा मंदिर है, जहांगीर का महल है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये आपकी ओरछा की इमारतें हैं। दूसरा विद्रोह औरंगजेब के समय में कौन हुआ? क्योंकि इसके समय में विद्रोह बहुत हुए, विद्रोह इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे विद्रोह जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। सतनामी विद्रोह, यह इसका केंद्र क्या था? नारनौल, हरियाणा में था। इसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। सतनामी संप्रदाय का प्रभाव हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ भागों में था, तो बस वहीं पे विद्रोह हो गया। फिर मारवाड़ का, मेवाड़ होता है आपका क्या? मेवाड़ बोलते हैं जयपुर को, और मारवाड़ बोलते हैं जोधपुर को। तो जोधपुर का जो एरिया है वहां पे विद्रोह हुआ। जाटों का, जाट कहाँ पे थे आपके? पश्चिमी यूपी में ला लो, मथुरा में ला लो, भरतपुर और राजस्थान के कुछ भाग, ठीक है। अब हरियाणा में भी है। फिर अकबर, एक अकबर करके, ये वो वाला अकबर नहीं, एक अकबर करके अलग अलग शासक थे, तो एक अकबर करके एक सामंत था स्थानीय, उसका भी विद्रोह हुआ। अकबर ने कहाँ पे? नाडोल में विद्रोह कर दिया। अजमेर के पास अकबर की सेना और औरंगजेब की सेना का आमना सामना हुआ। अकबर भागकर कहाँ चला जाएगा? दक्कन चला जाएगा। औरंगजेब ने इसका पीछा किया एवं अपनी दक्कन नीति को जारी रखा। दक्कन की नीति औरंगजेब की ये थी कि ये दक्कन में जाके इसने कई सालों तक युद्ध लड़े, उसी में इसने साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया था औरंगजेब ने। वहां पे ये राबिया उद्दौरानी थी इसकी बीवी, बीवी का मकबरा भी बनवाया था जो ताजमहल की नकल है, और बहुत ही फर्जी लगता है वो, ठीक है। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि बीजापुर और गोलकुंडा का विलय कब हुआ, एक तो ये पूछा, या क्रोनोलॉजी लगाइए पहले किसका हुआ, या फिर पूछा जाता है किसके काल में हुआ। तो बीजापुर और गोलकुंडा किसके काल में हुआ है? औरंगजेब का काल चल रहा है। अकबर भागकर फारस चला गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। तो अकबर की वजह से ये बंदा कहाँ गया? दक्कन तक चला गया पीछा करने, और वहां पे अभियान चला दिया। सोचो एक बंदे की कितनी इंपॉर्टेंस थी। फिर सिख विद्रोह हुआ। सिख विद्रोह में क्या हुआ? औरंगजेब ने क्या किया था? जो सिखों के नायब गुरु थे तेग बहादुर जी, ठीक है, तो उनको मृत्युदंड दे दिया था और इनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो जहां इनका सिर था वहीं पे शीशगंज गुरुद्वारा बना, चांदनी चौक दिल्ली में,
कोई अगर दिल्ली में रहता हो तो वो गया होगा, वो लोग बताना, है ना। शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक में, ठीक है। तेग बहादुर जी के बारे में कहा जाता है सिर दे दिया लेकिन सार नहीं दिया, ठीक है। तेग बहादुर जी के अनुयायियों ने शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने विद्रोह को जारी रखा। आगे चल के 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे, और बाद में गुरु गोविंद सिंह के बाद फिर कोई नए गुरु नहीं हुए, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या गुरु मान लिया था। फिर अभियान देख लेते हैं। औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। मीर जुमला ने अहोम असम, अभी आप देखोगे विद्रोह अहोम फरेजी गंजाम, तो अहोम कहा है आपका असम में है, अहोम साम्राज्य भी रहा है। तो असम के विरुद्ध अभियान चलाया लेकिन मीर जुमला लड़ता हुआ मारा। मीर जुमला ईरान का व्यापारी था और इसको क्या बनाया था, बंगाल का गवर्नर औरंगजेब ने बनाया था। तो मतलब एक मुगल सेना ही थी ये, जिसको गवर्नर नियुक्त कर दें और उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो मुगल सेना को हरा दिया, मतलब उसको अगर लड़ते हुए मारा गया तो। इसने आरंभ में गोलकुंडा के शासक को अपनी सेवाएं प्रदान की थी, किसने, मीर जुमला ने। कालांतर में शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया इसने, ठीक है। अहोम सेनापति लचित बोरफकन ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। बहुत फेमस नाम है लचित बोरफकन, इनके बारे में अभी भी मोदी जी गए थे तो इनके बारे में कुछ किया था, या तो इनकी मूर्ति लगाई थी या कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये मुगल सेना को बुरी तरह पराजित करते हैं अहोम जो सेनापति हैं। अहोम एक प्रकार की वहां की जनजाति, ठीक है। आगे आते हैं, दक्कन का अभियान देख लेते हैं। औरंगजेब ने क्या किया, शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। शिवाजी के साथ यहीं पे इसका पंगा होगा, ठीक है। शाइस्ता खां इसका बहुत बड़ा वो था, शिवाजी इसको मार देंगे मतलब, ठीक है। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। आरंभ में शाइस्ता खां ने शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन 1663 में शिवाजी ने पुणे पर आक्रमण किया एवं शाइस्ता खां को पराजित किया। शाइस्ता खां भाग गया, शिवाजी ने उसकी अंगुलियां काट दी। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। तो आगे चल के जब शाइस्ता खां भाग जाएगा तो क्या, जयसिंह फिर आ गए आपके, ये कहाँ के हैं, मेवाड़ वाले। जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, मतलब आमेर वाले हैं, आमेर के जयसिंह है। जयसिंह ने पुरंदर की संधि कर ली। संधि करने के बाद ये औरंगजेब के दरबार में किसको लेके आएंगे, शिवाजी को। शिवाजी यहाँ पे आएंगे लेकिन शिवाजी को नजरबंद कर लेगा ये, क्योंकि एक उचित सम्मान नहीं देगा तो शिवाजी आवाज उठाएंगे तो नजरबंद, शिवाजी यहाँ से भी भाग जाएंगे। धार्मिक नीति, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। तो जजिया कर के बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए कि किस किसने जजिया कर को दोबारा लागू किया। तो ये बंदा भी है। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कराया। इसने क्या बोला कि जो भी आप संगीत है, साहित्य और इसके अलावा ये चित्रकला वगैरह है, इनको बोलता था ये सब इस्लाम के क्या है, विरुद्ध की चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ये पाबंदियां लगा रहा है। सिक्कों पे कलमा जो खुदता है उर्दू में, उनको भी बंद करा दिया। इसके बाद इसने ईरानी परंपराएं जो भी थी, सिजदा पैबोस, उनको सब बंद कराया। और तुलादान क्या होता था, एक तराजू होती थी, उसमें एक तरफ शासक बैठता था, एक तरफ उसकी भार के बराबर सोना चांदी हीरे जवाहरात के सिक्के दान दिए जाते। झरोखा दर्शन, नवरोज, ताजिया, इन सब पे प्रतिबंध लगा देगा, ठीक है, बंद करा देगा। इसने तिलक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया कि दरबार में जो तिलक लगा के आते थे राजपूत राजा वगैरह, उनको प्रतिबंध। सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर देगा। तो ये एक अच्छा, अनजाने में ही किया लेकिन अच्छा काम किया था। फिर इसने एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पद, ध्यान रखना, ये अधिकारी, इसने मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो मुसलमानों के धार्मिक एवं नैतिक आचरण की देखरेख करता था कि मुसलमान जो हैं धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो गए। तो जो मुहत्सिब था वो अधिकारी धार्मिक और नैतिक आचरण देखता था। इसने मंदिर तोड़वाए, तो ये सब चीजें थोड़ी गलत भी की, मंदिर तोड़वाए थे इसने। अब देख लेते हैं मुगल कालीन स्थापत्य, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मुगल काल में सर्वाधिक काम अगर हुआ है तो स्थापत्य पे हुआ। जहांगीर के काल में थोड़ा चित्रकला आगे बढ़ेगी। शाहजहां अकबर के काल में तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल रहेगा, दोनों के काल में एकदम चरम पे स्थापत्य कला पहुंचेगी। तो देखते हैं, मुगल काल में इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। इंडो इस्लामिक शैली क्या होती है मैं बता चुका हूँ, तो पहले भी विकास मतलब आ चुकी थी, यहाँ पे और अच्छा विकास होगा। सबसे पहले बाबर देख लेते हैं, इसने क्या बनवाया। पानीपत की ईंटों की मस्जिद बाबर ने बनवाई। आराम बाग का निर्माण करवाया आगरा में। बाबर को आरंभ में यहीं दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके शव को काबुल भेजा गया, जैसी उसकी इच्छा थी।
दूसरे बंदे आए हुमायूं, ये ज़्यादा काम नहीं कर पाए, ये लड़ते रहे, भागते रहे, फिर आया, और फिर जब इसको आया कि शासन का सुख भोगना है तो इनकी मौत हो गई। तो दीन पनाह नगर, और यहीं पे शेर मंडल पुस्तकालय था, दीन पनाह नगर की स्थापना की, एक ही काम किया था इसने दीन दुखियों के लिए। शेर मंडल पुस्तकालय था, इसी की सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत हुई थी। फिर आएंगे अकबर, इन्होंने तो बहुत सारे काम किए, देख लेते हैं क्या। हुमायूं का मकबरा बनवाया सबसे पहले, इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया, इसकी बीवी थी हुमायूं की। फिर वास्तुकार कौन थे? मिरक मिर्जा ग्यास बेग, फारसी वास्तुकार थे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत खूबसूरत। हुमायूं का मकबरा भी आप देखोगे ना, चार बाग पद्धति में है, बहुत ही खूबसूरत है, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, और व्हाइट पत्थर जो है, व्हाइट मार्बल, उससे इसकी जड़ावत की गई है, जिनको बोलते हैं पित्रादूरा या पच्चीकार। तो पित्रादूरा क्या होता है? पित्रादूरा होता है रत्न वगैरह, महंगे पत्थर वगैरह जड़ावट का, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगी आपको महंगे पत्थरों की जड़ावट। इसके बाद जब आप, जो मैं लाल किला बता रहा हूँ, दिल्ली आगरा का किला बता, उस किला में जहाँ पे शाहजहां को कैद करके रखा था, वहां पे भी बहुत जबरदस्त कच्चीकारी की है, सामने से रत्न दिखते हैं, बिल्कुल पास तक आप जाओगे, रत्न लगे हुए हैं, और वहां पे क्या है, पूरे व्हाइट मार्बल पे ऐसे पित्रादूरा कच्चीकारी की गई। आगे आ जाते हैं, विशेषताएं क्या क्या है हुमायूं के मकबरा की। चार बाग शैली, चार बाग क्या होती थी, ऐसे करके बीच में से रास्ता है, इधर बाग है, इधर बाग है, इधर बाग है, इधर बाग, ठीक है, ये चार बाग शैली। चार दीवारी, चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। सम्मिति, दोहरा गुम्बद, दो गुम्बद है, मतलब एक गुम्बद और फिर दोहरे गुम्बद से उसको ढका गया। मुगल कालीन प्रथम इमारत जिस पर दोहरे गुम्बद का निर्माण किया गया है, ये क्या है, हुमायूं का मकबरा। काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, दिल्ली में है, आप लोग घूमो आराम से। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, फारसी स्थापत्य कला का भी इस पर प्रभाव दिखाई देता है। फिर फतेहपुर सीकरी, वास्तुकार कौन थे? बहाउद्दीन, ठीक है। महत्वपूर्ण इमारतें फतेहपुर सीकरी की देख लो क्या है, यहाँ पे बहुत सही दिखता है, आप लोग जाना कभी फतेहपुर सीकरी। दीवाने आम, आम में क्या होता है, आम लोग जो होते हैं ना, उनके साथ बैठक होती थी, आम लोगों से, जनता से वो इंटरेक्ट होता था। दीवाने खास में ये अपने मंत्रियों के साथ, दीवाने खास देखोगे आप ना, ऐसे बना है, ऊपर बना है, जमीन है, नीचे से आप देखो, फिर ऊपर ऐसे करके कॉलम बने हुए, वहां पे चारों, बीच में सेंटर में बैठता है शासक, और चारों तरफ बैठते थे इसके मंत्री, ठीक है। तो इसका प्रयोग इबादत खाना एवं धर्म संसद के लिए किया था गुरुवार को। इसमें एक विश्व वृक्ष स्तंभ स्थित है, ठीक। फिर आते हैं खास महल, अकबर इसका प्रयोग झरोखा दर्शन के लिए करता था, जो खास महल होता था। फिर ज्योतिष की छतरी एक बनवाई हुई है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 5 मंजिला इमारत, जो सबसे मतलब ऊंचाई पे है, वो यही है कि 5 मंजिला इमारत है, पंचमहल, खुले में एकदम, कोई दीवारों से ढका हुआ नहीं है, बना हुआ एक के ऊपर एक, पिरामिडाकार इमारत है। यह स्तंभों पर टिकी हुई है, जो मैंने बोला, कोई गेट वगैरह नहीं इसमें। इसे सीकरी का हवा महल भी कहा जाता है। फिर तुर्की सुल्ताना की कोठी महल, सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का सबसे सुंदर अलंकरण का कार्य यहाँ किया गया है। फिर ख्वाबगाह, ये अकबर का शयन कक्ष था, शयन कक्ष में जाओगे जब फतेहपुर सीकरी में, तो जमीन से 7 फीट ऊपर बना हुआ एक सीमेंट का छत टाइप का, मोटी एकदम इसकी, उसी को ही बोलते थे कि वो इसका पलंग था। सीढ़ियाँ वगैरह चंदन की लगी थी, अभी तो सीढ़ियाँ हैं नहीं, चढ़ नहीं सकते हो आप ऊपर। आप देखोगे तो, आप नीचे खड़े होगे तो आपके सर से आएगा, आप इसके ऊपर झांक के भी नहीं देख सकते हो। तो बोलते थे कि यहाँ नीचे से ना, गर्मियों में यहाँ पे नीचे से क्या पानी भर देते थे, इसलिए इतनी हाइट पे रखा गया था। दूसरा चीज, कोई डायरेक्ट आके अटैक ना कर पाए शासक पे, है ना, तो ये हाइट पे सोता था शासक, जो होता है 6 फीट हाइट पे। इसके बाद ये अकबर का सैन कक्ष था, सबसे साधारण इमारत है। मरियम उज्जमानी का महल, इसमें भित्ति चित्र मिलते हैं, दीवारों पे चित्र वगैरह मिलते हैं, ये है मरियम उज्जमानी। ये सारी जितनी भी इमारतें फतेहपुर सीकरी में, इसलिए इनका जिक्र हो रहा है। फिर बीरबल का महल वहीं पे बना हुआ है, इस पर हिंदू प्रभाव दिखता है। ये सारी चीजों की स्थापना कितने अकबर ने की है, सब अकबर ने बनवाए। हुमायूं के मकबरा, मतलब अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा बनवाया उसकी बेगम ने, बाकी सारी चीजें अकबर ने बनवाई। फिर जोधाबाई का महल, सीकरी के शाही परिसर की सबसे बड़ी इमारत यही है, जोधाबाई के महल। उपरोक्त सभी इमारतें एक ही परिसर में, जब आप जाओगे ना, तो सही बात है, जैसे ही आप जाओगे फतेहपुर सीकरी, तो ये सारी इमारतें आपको एक ही परिसर में मिल जाएंगी, ठीक है। और ये परिसर ज्यादा दूर नहीं है, इधर आपकी
बुलंद दरवाजा है, दरगाह है एक उसके अंदर। और जैसे इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो इस सारा एक परिसर के अंदर अंदर घुसोगे और उसी के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। इनका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया, सही बात है। आगे आ जाते हैं जामा मस्जिद। इसका दरवाजा वही जो अंदर मस्जिद है वो है बुलंद दरवाजा एक, और वहीं पे अंदर क्या है, सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, तो इसका दरवाजा बुलंद दरवाजा है। इसमें सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या मजार है। इसमें इस्लाम शाह सूर की कब्र भी है। अकबर ने दीन इलाही की घोषणा यहीं से की थी, दीन इलाही जो धर्म था। फिर एक हिरण मीनार, यह हाथी स्मारक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं इसके काल में आगरा में क्या क्या निर्माण कार्य हुए। तो आगरा का किला का निर्माण भी हुआ है। इसका निर्माण बादलगढ़ के खंडहरों पर करवाया गया था। बादलगढ़ एक छोटी सी रियासत थी और उसके खंडहरों पर इसका निर्माण हुआ है, जो आगरा का किला है। इसके दो द्वार हैं, अमर सिंह गेट और दिल्ली द्वार। प्रमुख इमारतें इसके अंदर क्या क्या है, जोधाबाई का महल है, जहांगीर महल है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। यह सहतीर जो धरणी शैली है उसमें बना हुआ है। फिर अजमेर का किला है जिसको मैगजीन फोर्ट बोला जाता है, और इलाहाबाद का किला है। ये सारी चीजें आपकी कहाँ है, आगरा के किले में। आगे देखते हैं जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया, अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा के पास में ये सिकंदरा, वहां पे बनवाया। यह गुंबद विहीन इमारत है, इस इमारत में गुंबद नहीं है। 5 मंजिला इमारत है। मीनारों का इसके आसपास, मीनार जो मैंने बोला कि कोई भी मकबरा वगैरह बने उसके चारों तरफ पतली पतली क्या है, मीनारें बना दिया करते थे। ठीक है, तो ये मीनारों का है। आगे आते हैं, मरियम उज्जमानी का मकबरा भी आपका कहाँ, सिकंदरा में है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा आपका दिल्ली में है। और एतमा उद्दौला जो मैंने बोला आगरा के पास में ही है। एतमा उद्दौला कौन था आपका, नूरजहां का पिता, तो उसका भी मकबरा उसी के कार्यकाल में बनवाया, नूरजहां ने बनवाया था। असमत बेगम की कब्र यही है, यह आगरा में स्थित है। पहली बार जो मैंने बोला कि अगर आपको ताजमहल के बाद कोई सबसे खूबसूरत इमारत है तो दो ही है, एक एतमाउद्दौला का मकबरा, उसके बाद अगर जाओ तो हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो पहली बार पित्रा का कार्य यहीं पे किया गया था, एतमाउद्दौला के मकबरा में। इसे बेबी ताज भी कहा जाता है कि छोटा ताजमहल। फिर शाहजहां, अब यहाँ पे तो बहुत सारे काम होंगे। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। शाहजहां के समय क्या हुआ कि मेहराब और अलंकृत मेहराब बनना आरंभ हो गए थे। ठीक है, इसके समय पर्णल मेहराब और अलंकृत मेहराब इसका बनना शुरू हो गया था। क्या होता, मेहराब में भी क्या हो, अलंकरण किया जाता था, रत्न वगैरह जड़े जाते। शाहजहां के समय सफेद संगमरमर का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ। दिल्ली में भी जो आपकी कुछ इमारतें बनी बाद, ठीक है, वहां पे भी सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। इसके बाद जो आपकी इमारतें कहाँ पे बनी हैं, आगरा के किले में। तो पहले वो क्या काले पत्थर की थी, कुछ कुछ इधर उधर के पत्थरों की थी। शाहजहां आएगा सबको क्या कर देगा, सफेद पत्थर की बनवा देगा, वो पत्थर निकलवा के सफेद पत्थर लगवाए। ताजमहल हिंदू इस्लामिक शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार एरोनियो और बेरोनियो इटली इसके प्रमुख वास्तुकार थे। इटली से थे ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार, यही थे एरोनियो और बेरोनियो। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। वैसे अगर क्वेश्चन आया ना ताजमहल का मेन वास्तुकार कौन था, तो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसको माना जाता है। बाकी अंग्रेजी इतिहासकार बोलते हैं कि इटली वाले थे। ठीक, अंग्रेजी अपने यूरोप वालों को ही मानेंगे। ईसा खां की देखरेख में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। विशेषताएं क्या है कि ये भी 4 बाग पद्धति पे बना है। आगे बाग है 4 टाइप के, जो मैंने बताया, बीच से रास्ता, चारों तरफ बाग, 4 दीवारें, चारों तरफ से दीवारें हैं और दीवारों में गेट बने हैं, सम्मिति। आधार में कुएं बने हुए हैं। कंदाकार गुंबद है, मतलब जिसको दोहरा गुंबद बोलते हैं। पित्रा रत्न जड़ावट, इन सब का प्रयोग हुआ है। संगमरमर की जालियां हैं, संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उसी की जालियां, उसी में ऐसे करके आजकल घरों में भी रहती हैं कई सारे। ठीक है, इनका प्रयोग हुआ। फिर आगरा के किले की इमारतें देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, खास महल है, दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, शाहजहानाबाद नगर है पुरानी दिल्ली, लाल किला दिल्ली में है,
आगरा फोर्ट में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, ये सब है आपके आगरा फोर्ट में। फिर शाहजहां ने जो बसाया था शाहजहानाबाद नगर, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली क्या है 7 पार्ट में डिवाइडेड। तुगलकाबाद वगैरह तो बता चुके थे, फिरोज शाह कोटला। तो एक शाहजहानाबाद भी दिल्ली का पार्ट, ठीक है, एक लुटियंस दिल्ली अलग हो गई। फिर दिल्ली में लाल किला बनवाया, इसके वास्तुकार कौन थे? हमीद व अहमद, शाहजहां के काल की हैं ये। जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली में। चांदनी चौक का प्रारूप शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाया। जामा मस्जिद के नीचे आप देखो मीना बाजार, मस्जिद के नीचे पूरा मार्केट बना हुआ है, ठीक है। शाहजहां ने मयूर सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया था। कलाकार कौन थे इसके मयूर सिंहासन के? बेबादल खां, तो इनका भी पूछा जाता है, बेबादल खां का। हमीद और अहमद ये भी पूछा जाता है, और उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल वाले भी आपके फेमस हैं। अब औरंगजेब के समय का स्थापत्य देखते हैं, इसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत जो काम कराया उसका देख लेते हैं। बीबी का मकबरा, जिसको बोलते हैं राबिया उद्दौलानी का मकबरा, इसने अपनी बीबी का एक मकबरा बनवाया था। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की एक केवल फूहड़ नकल है। बादशाही मस्जिद इसने लाहौर में बनवाई, और मोती मस्जिद आपकी लाल किले के अंदर बनवाई, ठीक है। सफदरजंग का मकबरा इसमें 13 गुंबद है, जो दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा बना है उसमें 13 गुंबद है। बस ये सारे फैक्ट हैं। तो जितनी भी मुगल कालीन स्थापत्य थी यहाँ पे हो चुकी है। मुगल कालीन साहित्य बाकी रह गया, साहित्य अगली क्लास में होगा। फिर मुगल काल में और छुटपुट छोटे से राजा रहेंगे, बहादुर शाह, जहांदार शाह, ये सब इनकी बात हो जाएगी, और यहाँ पे आपका मुगल काल समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ चीजें और, जैसे आपको बोले भक्ति संत, सूफी संत, शिवाजी के बारे में जानेंगे, है ना, विजयनगर बहमनी, इस तरीके से फिर पूरा आपका जो है मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, कोई भी यूपी के कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस से लेकर नीचे तक की, यहाँ पे जो हेल्प हो, जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आई गारंटी कि आप कहीं पे भी चले जाएं, कितनी भी बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में चले जाना, इस तरीके से सारा कंटेंट सरल भाषा में एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। आप पढ़ते रहोगे बरसों तक, कोई भी बुकें पढ़ते रहो, इधर पढ़ते रहो उधर पढ़ते रहो, एक तरीका जब तक नहीं मालूम हो कि क्या है, कहाँ से आता है, कैसा आता है, एक समझ नहीं बनेगी, तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा? पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है, इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया? एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है, और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150, तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया? पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा।
इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।